डिसीजन लिया कि डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने इस फील्ड को चुना। क्यों चुना, क्या इसका इम्पैक्ट आया, ये सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। लेकिन पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम लोग दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, बट पॉइंट ये है आज हम अपने बारे में बात करेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सब अपने लिए ताली बजाइए, क्लैपिंग कीजिए जोरदार, क्योंकि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए कि हम कैसे अपने फ्यूचर को अपने अगली जनरेशन में वैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को और सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो ये सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन मैंने ये बिजनेस करने का क्यों डिसीजन लिया। दोस्तों, सन 1991 में मैंने ये बिजनेस करने का निर्णय, अपना करियर शुरू किया था। जस्ट मैंने उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब ये बिजनेस, मैं 10 साल अपना बिजनेस जब किया तो मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। और एक चीज देखा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और हम सोचते तो हैं कि बहुत अच्छी खासी इनकम होगी, लेकिन वो लोन का, मार्केट का इतना प्रेशर आ जाता है कि वो इंसान ही जानता है जो इस फील्ड में जब आता है, नए किसी बिजनेस को करता है, ट्रेडिशनल बिजनेस, तो कितना कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, और मैक्सिमम 80% लोग उसमें सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं और अपनी पूंजी को गवा बैठते हैं। तो मैंने 91 में एक यूनिट लगाई, फिर 95, 96 में फ्लोर मिल लगाई, जो मेरा आज भी चल रहा है। लेकिन उस क्रम में मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मैं जिस फील्ड में हूं, जहां हूं, कमाने की सोच रहा हूं, नुकसान भी हुआ, कमाई भी हुई, लेकिन खतरा बहुत है, और कभी भी ऊपर की जगह मैं नीचे भी जा सकता हूं, कभी भी कुछ भविष्य का पता नहीं है। तो और बिजनेस करने के बजाय उसी फील्ड में जब ये बिजनेस आया तो मुझे एक बात समझ में आई कि बिजनेस को एक्सपेंड तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बिजनेस में कर्ज नहीं लेना पड़ता, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। क्योंकि कहीं भी हम लोन लेते हैं तो तुरंत हमारी लायबिलिटी शुरू हो जाती है, यहां हमें कोई लोन नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय हम लोग आए थे तो ये बिजनेस फिजिकल फॉर्म में ज्यादा था, और उस समय हमें याद है अच्छे से कि मोबाइल बस आया था, लेकिन ये मोबाइल के युग में डिजिटल होते होते अगर उस समय किसी से हम बात करते कि एक दिन सब कुछ इसी फोन से होने लगेगा, इस तरह का एक फोन आएगा जिसके अंदर सारा काम हो जाएगा, इसी से हम सामान खरीद लेंगे, इसी में हम पैसा भी रख लेंगे, इसी में कैलकुलेटर होगा, इसी में टॉर्च होगा, तो ये इमेजिनेशन किसी के पास नहीं था। मुझे याद है अच्छी तरह 2001 में ई कॉमर्स का नाम मैंने सुना था पहली बार, कि अमेरिका में ई कॉमर्स बिजनेस अभी जवान है, इंडिया में अब जन्म लिया है, और इसे 20-25 साल लगेगा। और आज मैं वो हकीकत जी रहा हूं, देख रहा हूं, हम सब देख रहे हैं कि इस 20-25 सालों में कैसे ई कॉमर्स ने शेप ले लिया। तो पॉइंट क्या है दोस्तों कि एक गाड़ी भी हम खरीदते हैं, और उस गाड़ी से पति पत्नी बच्चे कानपुर की यात्रा पे निकल जाते हैं रात में 10 बजे, और खूब गुनगुनाते हुए, मजा करते हुए पति पत्नी बच्चे जा रहे हैं अगर, और रास्ते में ड्राइवर कहता है इलाहाबाद के पहले हंडिया पे कि बॉस स्टेपनी घर में रह गया है, तो कुछ फर्क पड़ेगा उस यात्रा में, कुछ फर्क पड़ेगा, टायर पंचर नहीं होगी, आप सही सलामत पहुंच जाएंगे, लेकिन अब जो मौज मस्ती के साथ हम जा रहे थे वो डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे पहली एक बात समझ में आई कि उस गाड़ी में जब स्टेपनी है तो हमारी जिंदगी में कौन सी स्टेपनी है। तो मुझे पहली चीज एक समझ में आई कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, अपना घर ले लिया हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बिजनेस से अगर मैं 20,000 रुपये भी एक अर्निंग बनाता हूं, 15,000 रुपये की भी एक अर्निंग मुझे आती है, तो मेरा खाली समय अच्छा बीतेगा, खाली समय में लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आएगी, और बहुत सारी पर्सनल ग्रोथ होगी, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, और सीखने के साथ साथ अगर 15-20 हजार रुपए की भी इनकम आ गई तो वक्त पे वो 15-20 हजार की इनकम भी आदमी का ब्रेड बटर चला देता है।
और वही 15-20 हजार की जब इनकम की सोच के साथ मैंने इसको शुरू किया, स्टार्टअप किया, तो 15-20 हजार में किचन चलता है, फिर 15-20 हजार आया, उससे बच्चों का स्कूल चलने लगा, फिर 15-20 हजार से बिजली का बिल और बाकी चीजें चलने लगी, और ऐसे करते करते मैं आपको बता नहीं सकता कि आज इस बिजनेस की वजह से क्या हमारी जिंदगी में है। लेकिन हर काम में हमें पहले शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत भी आती है, लेकिन उस दिक्कत को फेस करने के लिए अपने खुद की समझ की जरूरत पड़ती है। और ईश्वर की कृपा से मेरी ये समझ डेवलप हो गई उस समय कि दुनिया में कोई भी कुछ कहे, एडवाइस दे, ओपिनियन दे, कुछ भी कहे, लेकिन अगर मेरा बुरा वक्त आ गया तो मेरा 2 हाथ और 2 पांव छोड़कर कोई काम नहीं आने वाला। तो मैंने इसे ग्रैब किया। लोगों की समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी 2 फैक्ट्रियां लगाने के बाद इसे क्या हो गया है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से सोच रहा था, मेरी अपनी समझ थी और उस समझ पे चलने का गट्स था। क्योंकि मैंने क्राइसिस देखा था अपनी लाइफ में। 92 में क्राइसिस देखा, 97 में देखा, और उस क्राइसिस ने जीवन की समझ को डेवलप कर दिया कि जिस दुनिया की हम इतनी परवाह करते हैं वो दुनिया हमारी कुछ परवाह नहीं करता। तो मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया इन कारणों से। पहला कारण था कि कुछ भी इनकम बनेगा वो मेरी जिंदगी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, जिंदगी के लिए अच्छा है। दूसरा, ये बिजनेस बनेगा तो इसकी इनकम मेरे बच्चों को भी जाएगी। तीसरा, कोई भी ओवरहेड एक्सपेंस इस बिजनेस में नहीं है। हमें ना कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत है, कोई खर्च नहीं है, जो भी है वो आमदनी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम 3 लाख रुपया कमाते हैं अगर किसी बिजनेस में, तो कई बार 4 लाख रुपया हमारा खर्च होता है, 1 लाख हम लॉस में चले जाते हैं। 6 लाख कमाते हैं तब 2 लाख का प्रॉफिट आता है। यहां हम जो भी कमाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन इसको मैंने बहुत गहरे से आकलन किया। और एक बात जो सबसे अच्छी समझ में आई कि यहां बिजनेस में पैसे की बात होती है, प्रोडक्ट की बात होती है, यहां जिंदगी की भी बात होती है। क्योंकि इस बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाहर के बिजनेस में केवल बिजनेस ग्रो करेगा, जॉब ग्रो करेगा, प्रोफेशन ग्रो करेगा, लेकिन इस बिजनेस में हम भी ग्रो करते हैं। ये बातें मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, और जब मेरी समझ में आ गई तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया, गिरता गया, उठता गया, समझता गया, सीखता गया, चीजें होती गई, कारवां बनता गया। तो सबसे पहले मैं आज जो आपसे बात करूंगा कि ट्रेंड क्या है और बिजनेस क्या है। तो पहले मुझे लगता है बात करना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। दोस्तों, बिजनेस का तभी संभव है जब उसमें ट्रांजैक्शन होगा। बिना ट्रांजैक्शन के बिजनेस नहीं होता, और ट्रांजैक्शन तभी हो सकता है जब सेल होगा। बिना सेल किए ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। और मजे की बात है कि हम हर समय कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। चाहे कोई प्रोडक्ट को सेल करें, चाहे कोई सर्विस को सेल करें, चाहे अपने टाइम को सेल करें, सेल हमको करना ही पड़ेगा। सुबह हम वॉकिंग पे जाते हैं तो हेल्थ को परचेज करते हैं, टाइम को सेल करते हैं। तो दोस्तों, सेल करने की दुनिया में 2 विधि है। अगर मैं पूरे निचोड़ के बिजनेस की बात करूं, एक विधि को कहते हैं सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी विधि को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल। ये बहुत जल्दी ये बातें मुझे समझ में आ गई थी। सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति प्रोडक्ट को सेल करता है, अपना एक शोरूम का प्लेटफॉर्म बनाता है, अपना एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म बनाता है। वो उस प्लेटफॉर्म से एम्प्लॉय रखता है, अपना एक सेटअप तैयार करता है, और हजारों कस्टमर को प्रोडक्ट बेचकर 10 लाख रुपए का बिजनेस कर लेता है, 20 लाख रुपए का बिजनेस करता है। दिस इज कॉल्ड सेल फॉर ओन ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यक्ति कंपनी में एमआर है, वो उस कंपनी के लिए दवा बेचता है, उसको कहते हैं सेल फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, लेकिन वो कितने पेशेंट देख सकता है? एक दिन में 40-50 पेशेंट देख सकता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हर पेशेंट से 200 रुपया लेता है, उसको 8,000 रुपया, 2 लाख रुपया महीने का आ गया।
तो ये सारे लोग सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हैं और सेल फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन में है। लेकिन बिजनेस के अंदर एक दूसरी विधि है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में एक व्यक्ति प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है, सेल करने वालों का ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जैसे रिलायंस जियो एक कंपनी है, आपने रिलायंस जियो की फ्रेंचाइजी ली, तो आप सैकड़ों हजारों लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिम बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी आप जैसे फ्रेंचाइजी होल्डर हजारों 10,000 लोगों की टीम डेवलप कर रखी है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल। एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो 45% देखता है, मैक्सिमम वो 2 लाख रुपया कमा सकता है। लेकिन एक डॉक्टर बहुत एवरेज है, वो 40-50 डॉक्टर को लेकर के 40-50 डॉक्टर को लेकर एक नर्सिंग होम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? नर्सिंग होम बनाता है। अब वो 40-50 डॉक्टर 40-50 पेशेंट को देखते हैं, तो 2000 पेशेंट को उसने देख लिया। 300 रुपया लेता है, 100 रुपया डॉक्टरों को देता है, 100 रुपया खर्चा होता है, 150 रुपया अपनी कमाई लेता है। तो वो एक दिन में कितना पैसा कमा लिया? आप इमेजिन कीजिए, 2 लाख रुपया कमा लिया। तो पहला डॉक्टर साहब जो थे वो सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में थे, दूसरे डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में है। यही 2 विधि है बिजनेस करने की, सेल करने की, सॉरी। और दुनिया में 99% लोग, 98% हम लोग, सभी लोग पहली विधि में है, सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में है। सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हम जब भी रहेंगे, हमारे पास लिमिटेड पैसा होगा, लिमिटेड टाइम होगी, और हम सिक्योर कभी नहीं होंगे। लेकिन जब दूसरे मॉडल में हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में, तो हमारे पास पैसा भी बहुत होगा, टाइम भी बहुत होगा, और हम सिक्योर भी होंगे। जिस डॉक्टर साहब का नर्सिंग होम है, वो कहीं भी 15 दिन घूमने जा सकते हैं, उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इनकम भी बहुत होगी। तो बेसिकली ये 2 मॉडल हैं, जिस मॉडल पे सेल होता है। पॉइंट है कि पहला मॉडल में सभी आम लोग हैं, चाहे वो हम किसी कंपनी के लिए सेल कर रहे हैं, चाहे अपने शॉप से कर रहे हैं, हम सब सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हैं। इसे हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, इसे लेफ्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक बुक है, एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर किया है। आप जिनके साथ आए हैं आज, उनके साथ और अच्छे से समझ सकते हैं कि लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट क्या होता है। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में ये लोग हो गए, और राइट क्वाड्रेंट में वो बिजनेसमैन हैं जो सिस्टम को बनाते हैं, टीम को बनाते हैं, और वो टीम उनके लिए काम करती है। एलजी कंपनी है, वो इंडिया में 500 डिस्ट्रीब्यूटरों का नेटवर्क बना रखी है। वो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने के लिए उनके पास अपनी टीम है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि हम लेफ्टी क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं कि राइट में जाना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया में जो ग्रोथ है, जो फ्रीडम है, जो सिक्योरिटी है, वो सब कुछ राइट क्वाड्रेंट में है, सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में है। तो हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में ही हम मैक्सिमम लोग हैं। तो क्या लगता है, उसी में हमें रहना चाहिए कि राइट में जाना चाहिए? जाना चाहिए राइट में। लेकिन राइट में जाने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। मे बी 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जो हमारे माइंड में ही हजम नहीं हो सकता। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, ये बिजनेस हमें अवसर देता है कि हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में जा सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। यही बात मुझे गहरे में समझ में आई थी। और इसके साथ दूसरी ब्यूटी है, जो हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कर रहे हो, कुछ भी हो, करते रहेंगे।
अब चूंकि ये बिजनेस पूरा डिजिटल है तो हम पूरा का पूरा काम मोबाइल पे कर सकते हैं अपने अनप्रोडक्टिव टाइम में। तो मेरा सवाल है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मैं लोगों से पूछता हूं, आप मुझे बताओ मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? दैट इज माई क्वेश्चन टू द पीपल। पॉइंट है कि दुनिया में हर बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में मार्केट है। हर बिजनेस में मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जब प्रोडक्ट आता है तो लगभग 50% पैसा मार्केट में चला जाता है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F सबके बीच में। उस पैसे को अर्न करने के लिए दुनिया में हमेशा अलग अलग ट्रेंड डेवलप होके बिजनेस हुए। कभी फेरी वाले थे, कभी कोई तरीका था, रिटेल शॉप थे, होलसेल शॉप थे, फिर बिग बाजार आया, स्पेंसर आया, अब एक नया मॉडल आया जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स, जो हम सब जानते हैं। और आज की यंग जनरेशन सब ई कॉमर्स से प्रोडक्ट खरीद रही है। और कितना बड़ा उन्होंने बड़ा और अपना बिजनेस का शेप बना लिया है। अमेजॉन आज एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाता, केवल मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का पैसा अर्न करता है और दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बीच में कितना पैसा है। पहले ये बीच का पैसा कमाने के लिए हम आम आदमी के लिए बड़ी तकलीफदेह स्थिति थी कि जॉब बिजनेस करते हुए कैसे हम मार्केट में जाकर के एक सेटअप तैयार करें और उसके साथ कैसे ये पैसा हम निकालें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में है। तो हम एज ए कंज्यूमर केवल पैसा डाल सकते थे, निकाल नहीं सकते थे। आज डिजिटल ने हम कंज्यूमर को पावर दिया है कि वो पैसा अब अमेजॉन की तरह, फ्लिपकार्ट की तरह हम भी निकाल सकते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है आप सबसे, ये पैसा हमें क्यों नहीं निकालना चाहिए? अपनी जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, प्रोफेशन करते हुए। दोस्तों बहुत सिंपल है, हम कंज्यूमर तो है ही है। पहले हम मार्केट में जाके नहीं निकाल सकते थे। अब जो कंज्यूमर ड्रीमर होगा, जो उसको फ्यूचर की चिंता होगी, जो चाहेगा हम फ्यूचर में अपने बच्चों के कैरियर को बैकअप दें और साथ में पर्सनल ग्रोथ भी करें, निश्चित रूप से वो ये बातें पकड़ने लगेगा, निश्चित रूप से उसे ये बिजनेस समझ में आने लगेगा। और मैं मान सकता हूं कि पहले फिजिकल फॉर्म में इस बिजनेस में, ठीक है, पहले डिजिटल फिजिकल फॉर्म में जब ये बिजनेस था तो हर किसी के लिए संभव नहीं था। हर किसी को खाली समय में टाइम कम मिल पाता था, दिक्कतें होती थी। लेकिन आज मेरी खुद की स्थिति है कि मैं एक हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलता, केवल मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, और इसी से बैठ के मैं सारा दिन बिजनेस करता हूं। सुबह का रात कैसे हो जाता मुझे पता नहीं चलता। तो इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस इफ वी आर, हम सीरियस हैं फ्यूचर को लेके। क्योंकि मैं दोस्तों एक चीज बता सकता हूं, आने वाले समय में जॉब अगर हम कर रहे हैं तो बहुत प्रेशर आएगा, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत प्रेशर आएगा डे बाय डे, क्योंकि अब उसका ट्रेंड नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां खुद कंज्यूमर तक पहुंच के बिजनेस कर रही है। ये प्रेशर घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। और आप कल्पना कीजिए, अमेजॉन तो ये बीच का पैसा कमा रहा है, दुनिया की पहली कंपनी है, लेकिन फेसबुक क्या बेचता है? फेसबुक क्या बेचता है? कुछ बिकता है फेसबुक में? आप फेसबुक को यूज करते हैं, कोई पैसा पे करते हैं? तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि फेसबुक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी क्यों है? क्योंकि वो एक सोशल प्लेटफॉर्म है और उसको एडवर्टाइजमेंट से, अदर रिसोर्सेज से पैसा जनरेट होता है। वहां वो हमारे दोस्तों को, हमारे दोस्तों के दोस्तों को, दोस्तों को दोस्तों को, सबको मिलवा रहा है एक दूसरे से। हमारे मेंटर हैं, IITian है सुमित बहादुर जी, जो इस बिजनेस में
लीजेंड है पूरी दुनिया में, वो कहते हैं कि ये बिजनेस कुछ भी नहीं है। अमेजॉन में ट्रांजैक्शन है, लेकिन फेसबुक की तरह सोशल लाइफ नहीं है। फेसबुक में सोशल लाइफ है, लेकिन अमेजॉन की तरह ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में फेसबुक भी है और अमेजॉन की तरह ट्रांजैक्शन भी है। अगर नेट सेल में आप इस बिजनेस को समझेंगे तो ये दोनों चीज इसके अंदर है। और मजे की बात है कि हम दोनों इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना टाइम लगा रहे हैं। तो मेरा ये आपसे सवाल है तीसरा, कि जब हम अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे जाकर के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फेसबुक में जाके सोशल नेटवर्क बना रहे हैं, तो इस बिजनेस के माध्यम से क्यों नहीं हम अपनी ओनरशिप में अपना सोशल नेटवर्क बनाएं, और क्यों ना अपना ट्रांजैक्शन करके अपना अमेजॉन क्रिएट करें। कर सब लोग रहे हैं। अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये बिजनेस को करने की सोचता हूं, मैं बोला सोचिए मत, आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी किसी और का कर रहे हैं। सवाल ये आप अपना कब करेंगे। कर तो आप रहे हैं, ऐसा है ही नहीं है कि कौन नहीं है। अगर फेसबुक में जा रहे हैं, अमेजॉन में आप जा रहे हैं, तो एमवे बिजनेस कर रहे हैं, 1000% आप कर रहे हैं। आज इस बिजनेस में हजारों लोग हम लोगों के नेटवर्क में हैं, वो हमारे लिए फेसबुक ही है। और वहां फेसबुक में तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रिलेशनशिप है, लेकिन यहां हमने देखा है रियल में सुख दुख के लोग साथी हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी भी है। इट्स अमेजिंग। और ये सारी बातें मुझे बड़ी गहरे से बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। है क्या दोस्तों बिजनेस में, बस समझने की इतनी सी चीज है कि कंज्यूमर रिटेलर से सामान ना लेकर के, होलसेलर से सामान ना लेकर सीधा कंपनी से सामान लेता है और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। यानी कंपनी और उसके बीच में कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब 50% पैसा कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूटर जितना बड़ा टर्नओवर जनरेट करता है, उसको उसके हिसाब से प्रॉफिट पे कर देती है। सपोज कीजिए मैंने 10,000 का टर्नओवर एक महीने में किया, तो मुझे वैसी इनकम आएगी। लेकिन मैंने 4 कंज्यूमर को इंस्पायर किया और वो मेरे साथ पार्टनर बनते हैं, लेकिन सामान मेरे से नहीं खरीदेंगे, कंपनी से खरीदेंगे। तो पहले मैं था, अब मेरे साथ मेरे 4 पार्टनर हो गए, तो 5 लोग कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, 5 लोग यूज कर रहे हैं, और पांचों 10,000 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, तो 50,000 का हो गया। अगर मैंने ये काम 1 साल में कर लिया, बुरा से बुरा, और अगले 1 साल में उन चारों मेरे पार्टनर ने भी 4-4 पार्टनरशिप क्रिएट कर ली, तो अब पहले मेरे 4 पार्टनर, अब उनके 4 पार्टनर, तो कितने हो गए? 20 वो हो गए, एक हम हो गए, 21 हो गए। 21 लोग कंपनी से 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो मेरा टर्नओवर 2 लाख का हो गया। मेरे पहले पार्टनर का टर्नओवर 50,000 हो गया, और उनके नीचे जो उनके पार्टनर है, उनका टर्नओवर 10,000 का है। ये एक एवरेज मैं बात करके कर रहा हूं, इससे कम बेसी फ्लक्चुएट करेगा ये। अब अगले तीसरे साल में जो नीचे 16 लोग हैं, उन्होंने भी 4-4 लोग डेवलप कर दिए पार्टनर के रूप में, तो 64 और 16 80 और एक मैं खुद 81 लोग हो गए, लगभग 100 लोग हो गए। अब 100 लोग अगर 10,000 का बिजनेस किए कंपनी से, और 3 सालों में मैंने ये काम कर लिया, हिसाब किताब कंपनी करेगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कंपनी देगी, प्रोडक्ट की डिलीवरी कंपनी करेगी, मेरा काम केवल ये पाइपलाइन क्रिएट करना है, ये टीम डेवलप करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है। भी एलजी क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो नर्सिंग होम बनाया है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट कर रहा है। बट फर्क इतना ही है कि जब हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो सेलिंग स्किल चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में होते हैं तो लीडरशिप स्किल चाहिए। लीडरशिप कोई टैलेंट नहीं है, इससे कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है। तो 100 लोग अगर कंपनी से 10,000 का सामान मेरी टीम में पूरे इंडिया में ऑनलाइन खरीदते हैं अमेजॉन की तरह, और फेसबुक की तरह हम सोशल रिलेशनशिप में हैं, और नेचुरल है कि सबका एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप है, एक पर्पस है, तो नेचुरल है कि सब एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे, सब एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे। तो मेरा 10 लाख का टर्नओवर होगा, और इस 10 लाख के टर्नओवर पे लगभग 3 लाख रुपया मंथली इनकम बनेगी। लेकिन वो 3 लाख मुझे अकेला नहीं मिलेगा, जिसने जैसा काम किया है 100 लोगों में बढ़ जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मुझे 100, जो टीम का लीडर है, पहला व्यक्ति है,
जिसने ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, 1 लाख रुपया उसे आ जाएगा। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कितना पैसा हम बैंक में रखेंगे तो बैंक हमको 1 लाख रुपया महीना देगा? सोच के बताइएगा। लगभग 2 करोड़। यानी 3 साल में ये नेटवर्क हमने जो बनाया है, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया है। तो मैं फिर आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं, और कि अपना जॉब बिजनेस प्रोफेशन करते हुए खाली समय में पत्नी के साथ मिलके, पति के साथ मिलके, परिवार, एक फैमिली यूनिटी के साथ एक मिशन पे काम करते हुए, लाइफ में वैल्यू एड करते हुए, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते हुए, अच्छा हेल्थ डेवलप करते हुए, कोई ऑप्शन है हमारे पास कि हम 2 करोड़ का एसेट डेवलप कर सकें? कोई अवसर है हमारे पास? जवाब निकल के आएगा नहीं है। तो फिर मेरा सवाल है कि इस बिजनेस में रिस्क क्या है? क्यों नहीं करना चाहिए ये? कई लोग मुझे कहते हैं मनोज जी सोच के बताएंगे, तो मैं सोच में बहुत पड़ जाता हूं, इतनी सोच में पड़ जाता हूं दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि समुद्र में कूदना है तो जरूर सोचना चाहिए, नदी में भी कूदना है तो सोचना चाहिए, तालाब में कूदना है तो सोचना चाहिए, झरना में कूदना है तो सोचना चाहिए, ड्रम में भी कूदना हो, पानी में, एक ड्रम में, तो भी सोचना चाहिए। लेकिन बाल्टी में कूद रहे हैं तो क्या सोचना है? ये सोचना नहीं है, ये लोगों का डर है, लोगों के ओपिनियन का डर है। क्योंकि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग हमें छोटा समझ लेंगे। दोस्तों अब जो एक्चुअल बिजनेस होंगे ना, वो बिना इन्वेस्टमेंट वाले होंगे, और जो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे, बहुत खतरनाक होंगे। इन्फोसिस को शुरू किया गया था 1988 में, 2-4 दोस्तों ने शुरू किया था ₹1,50,000 से, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। तो इन्वेस्टमेंट से आकलन मत कीजिएगा, दुनिया क्या सोचती है उसको आकलन मत कीजिएगा। बस एक जुनून चाहिए, एक पैशन चाहिए, और निरंतर हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी लीडरशिप पे काम करेंगे, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात है जो एट लास्ट, यहां आपको एक कोच मिलेगा, जिसकी टीम में आप आएंगे, वो आपको विकसित करने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए अपने पूरे एक्सपीरियंस और पूरी ताकत आपके साथ लगाएगा। क्यों लगाएगा? अगर आप कल कपड़े की दुकान खोलते हैं तो कितने कपड़े वाले आपको मदद करने आएंगे? स्कूल खोलते हैं, कितने मदद करने आएंगे? कोई नहीं आएगा, सगा रिश्तेदार नहीं आएगा, क्योंकि आपका चलेगा तो उसका डूब जाएगा। यहां आपको मदद करने इसलिए आएंगे कि आपका चलेगा तब उसका चलेगा। यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। आप जितना आगे बढ़ेंगे, आप जिनके साथ आए उनका उतना आगे बढ़ेगा, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे, अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाएंगे। डिपेंड ये करता है आप उनसे कितना सीखते हैं, उनकी एक्सपीरियंस का कितना फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप जब आएंगे इस बिजनेस में तो आपको अपने फील्ड का एक्सपीरियंस है, इस बिजनेस में आपका जन्म हुआ है, इस बिजनेस में भी आप 1 दिन के 2 दिन के हैं, और उन्होंने 2 साल अगर बिताया है तो वो 2 साल के हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है कि कोई हमें पग पग पे गाइड करने के लिए है। दोस्तों मेरी जिंदगी में इस बिजनेस को लेकर के अद्भुत जो चीजें हुई है मैं इमेजिन नहीं कर सकता। पैसा अपनी जगह है, उसके साथ जो चीजें मिला है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा करीब आना पड़ेगा इस बिजनेस के और हमारे। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि जिंदगी में पैसा पहली नीड है इंसान की, जो कमाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ लाइफ की और बहुत सारी चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने से जिंदगी के जितने भी पहलू हैं, सारे पहलू को ये ग्रो कर देता है। और पॉइंट है, मैंने बताया 1 साल में आपको 4 मिल जाएं पार्टनर, उन चारों को 4-4 पार्टनर मिल जाएं दूसरे साल में, और तीसरे साल में उनको भी 4-4 पार्टनर मिल जाएं। डिपेंड करता है, हम इंजन है अपनी उस 100 लोगों की टीम की। कई लोग बोलते हैं वो टीम कैसे बनेगी, मैं कहता हूं इंजन में कितना तेल है, इंजन में कितना दम है, टीम उससे बनती है। तो अगले नेक्स्ट सेशन में मैं फिर आपसे मिलूंगा और बात करूंगा कैसे ये टीम बनती है, कहां दिक्कतें आती है, कहां चैलेंज होता है,
क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आगे करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं यही कहूंगा दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं खाली समय का सदुपयोग किए। अब ये समय नहीं है हम एक इनकम पे डिपेंडेंट रहे। वी नीड टू डाइवर्सिफाई, अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करें। एक इनकम करेंगे तो जिंदगी किसी तरह चलेगी, दूसरी इनकम बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, तब जिंदगी बनेगी। तो थैंक यू। बैठे धुआं लगता था,